तो अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बोलते हैं तो इसका मतलब है क्रेडिट क्रिएशन इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक थ्रू विच इट जनरेट्स मनी इनटू द इकोनॉमी। तो इट जनरेट्स, इट डू नॉट प्रिंट, ठीक है, इट वो प्रिंट नहीं कर सकता, बट वो आपका जो एक्चुअली में मार्केट में करेंसी ऑलरेडी चल रही है उसकी मार्केट में जो वैल्यू है उसको मल्टीपल टाइम पे आपका इफेक्ट कर देता है। So that's why it's known as कि credit creation multiply the availability of the money into the economy। वो 100 रुपए का जो एक्चुअल में करेंसी है, वो 100 रुपए की करेंसी की जो आपकी मार्केट सर्कुलेशन मार्केट वैल्यू है उसको वो 500 या 1000 रुपए के बराबर कर देता है। So that's why we can say that क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, कमर्शियल बैंक्स आर नॉट द इशूअर ऑफ मनी बट दे आर द क्रेडिट क्रिएटर ऑफ मनी। बिकॉज वो वर्चुअल, एक तरीके से बोल सकते हैं, वो वर्चुअल मार्केट में मनी घुमा देते हैं। वो कैसे घुमाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो चीज जो है हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो गाइज इसके लिए हम दो अजम्पशंस मानेंगे, ठीक है। पहला अजम्पशन हम मानेंगे कि जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा आपका कमर्शियल बैंक्स के पास ही हम जाते हैं, हम उसको पैसे को घर नहीं रखते हैं या उसको कैश के फॉर्म में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ऑल द मनी इज इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब विद द बैंक, कि जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा बैंक्स के पास है। अगर मान लो मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो मैं बैंक में रखता हूँ, अगर मेरे पास 50,000 रुपए हैं तो मैं बैंक में रखता हूँ, मेरे पास 10 रुपए भी हैं तो भी मैं बैंक में रखता हूँ। नन ऑफ द मनी इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्यों? क्योंकि अगर हम कैश के फॉर्म में मनी को ले लेंगे तो हमको कभी भी पता नहीं चलेगा कि इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो कितना कैश में है और कितना बैंक में है। तो वो हम अजम्पशंस बाद में इकोनॉमी टू इकोनॉमी लगा लेंगे, बट अभी के लिए मानते हैं हम वर्किंग को पढ़ने के लिए कि ये वर्किंग अगर सारा पैसा बैंक में रहे तो कैसे चलती है, ठीक है। तो आज के इसमें जैसे डिजिटलाइजेशन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जी सारा पैसा बैंक्स के थ्रू घुमाओ, कैश में अपने पास मत रखो, और अगर आप कैश में अपने पास पैसा रखते हो तो उसके क्या लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो हम सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन पढ़ने के लिए गाइस फर्स्ट, ओके, हर्षित इसका मतलब है कि हम सारा का सारा पैसा जो है वो बैंक में रख रहे हैं, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में रख रहे हैं। हम वो वाला पैसा आपका कैश फॉर्म में अपने पास नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैश फॉर्म में रखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन करना और उसको पढ़ना जो होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा अजम्पशन हम ले रहे हैं, all banks are considered as a single banking unit। जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे बैंक्स को हम सिंगल बैंकिंग यूनिट्स मान रहे हैं। मतलब चाहे मेरा पैसा एसबीआई में पड़ा हो, चाहे एचडीएफसी में पड़ा हो, चाहे हमारा पैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो या पीएनबी में हो। क्यों? क्योंकि गाइस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कि अगर बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर होता है तो उनको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है। तो अभी के लिए हमें नहीं, हमें हमें लगता है कि सारा पैसा जब बैंक में पड़ा है तो पैसा बस उनकी बुक्स में ही इधर से उधर इंटरचेंज होता रहेगा, एक्चुअली में कोई मनी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पैसा इधर से उधर शिफ्ट होता रहेगा। तो उससे नंबर ऑफ बैंक जो हैं उसमें कितने भी हों हमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो बैंक में ही है, चाहे वो एचडीएफसी के पास हो चाहे वो आईसीआईसी के पास हो, ठीक है। तो गाइस कमर्शियल क्रेडिट क्रिएशन पढ़ने के लिए दो अजम्पशन इज, पहला ऑल द मनी इज विद द बैंक्स, कैश में कोई भी मनी नहीं। सेकंड अजम्पशन
कि सारे बैंक्स को हम एक ही बैंक मान के चलेंगे। डीडी मीन्स होता है डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। सो डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है पैसा जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स। और सारे के सारे जो बैंक्स हैं उनको हम एक सिंगल बैंकिंग यूनिट मान के चलेंगे कि पैसा जो है वो पैसा सारा का सारा एक ही जगह पे पड़ा हुआ। मैं मिस्टर एक्स को दूंगा तो भी सिर्फ बुक्स में प्लस माइनस हो रहा है, मैं वाई को दूंगा तो भी प्लस माइनस हो रहा है, और जेड मुझे देगा तो भी प्लस माइनस हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बुक्स में एंट्री प्लस माइनस हो रही है, पैसे में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, पैसा वहीं की वहीं पड़ा हुआ। गॉट इट? सो ये दो अजम्पशंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये प्रैक्टिकल है, ये ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि ये थ्योरी है, सिर्फ हमने थ्योरी पढ़ लिया। एक्चुअल में प्रैक्टिकल में ये चीजें वर्क अपॉन करती हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ओके, सो हमने बोला जी आरबीआई ने 100 रुपए इशू करे। तो आरबीआई ने फर्स्ट टाइम जो इशू करे 100 रुपए, ये जो आरबीआई ने फर्स्ट टाइम 100 रुपए इशू करे ना, मैं इसको बोलता हूं प्राइमरी डिपॉजिट। आरबीआई ने जो फर्स्ट टाइम पे इशू करे वी कॉल इट एज प्राइमरी डिपॉजिट्स। ये फर्स्ट टाइम ये वाला पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, इससे पहले ये पैसा मार्केट के अंदर था ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट टाइम पैसा मानते हैं मार्केट में। इसके बाद एक चीज है सीआरआर। इसका मतलब क्या था गाइस, ये हमने पढ़ा था, अभी अभी हमने पहले ही पढ़ा है। सीआरआर किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीआरआर? आयुष, जो बैंक को अपने पास रखना होता है दैट इज नोन एज एसएलआर। जो बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है दैट इज नोन एज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। द अमाउंट विच द कमर्शियल बैंक्स हैव टू केप्ट विद सेंट्रल बैंक इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। और जो पैसा उनको अपने पास रखना होता है दैट इज नोन एज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, या एलआरआर, क्या कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। गॉट इट? तो ये आपका जो है, यहाँ पे अभी हम सीआरआर मान रहे हैं, अदरवाइज बाकी रेशियोज को भी सेम ही लॉजिक होता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले सीआरआर अभी की डेट में माना 10%, कि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को बोल रखा है कि आप 10% पैसा जो है, वो जो भी पैसा आएगा, जो भी डिपॉजिट्स आपके पास आएंगे, उसका 10% पैसा आप मेरे पास एज अ डिपॉजिट रखोगे। तो 10% मनी इज विद द सेंट्रल बैंक, जो भी पैसा डिपॉजिट आ रहा है। ठीक है, तो गाइस देखते हैं इसका सर्कल कैसे चलता है। आरबीआई ने सबसे पहले आपका 100 रुपए इशू करे, तो जो 100 रुपए उसने इशू करे वो किसी ना किसी पर्सन की इनकम बनी होगी। गाइस जो 100 रुपए इशू करे वो किसी ना किसी पर्सन की इनकम बनी होगी या नहीं? बनी होगी ना किसी बंदे की तो इनकम फर्स्ट टाइम जो इशू है। हमारे एजम्पशन के हिसाब से वो पैसा कहाँ पे गया होगा? उसके बैंक में गया होगा। ठीक है, अब बैंक के पास एक ऑब्लिगेशन है कि जी इसमें से 10% पैसा आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। तो सीआरआर का कितना पैसा कट गया इसमें से? सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब होता है वो वाला पैसा, जितना पैसा भी बैंक के पास आएगा उसका प्रोपोर्शन जो बैंक को एज अ सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, इज नोन एज सीआरआर। ओके,
सो आरबीआई ने 100 रुपए इशू करा, दैट इज नोन एज योर प्राइमरी डिपॉजिट। ये जो 100 रुपए इशू हुआ, इसमें से किसी ना किसी की इनकम हुई और हमारी अजम्पशन के हिसाब से हमने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसमें से सीआरआर कितना उसको सेंट्रल बैंक के पास बैंक को डिपॉजिट करना है? 10%। तो वो हो गया आपका 10 रुपए। कितना पैसा रिमेनिंग का वो लोन देने के लिए एलिजिबल है और वो लोन दे देगा? 90 रुपीज। तो रिमेनिंग 90 रुपीज वो लोन देने के लिए एलिजिबल है। ओके। जिस बंदे ने लोन लिया, क्या वो लेके अपने घर पे रखेगा या आगे कुछ ना कुछ खरीदेगा, बिजनेस में लगाएगा, कुछ खरीदेगा या कुछ भी काम करेगा? कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा या कहीं ना कहीं कोई परचेज करेगा। ठीक है, परचेज या इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो जो बंदा जिसने उससे परचेज करा या इन्वेस्ट करा, उसके पास जब 90 रुपीज आए, वो 90 रुपीज को बैंक में डालेगा, कैश रखेगा? क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट अजम्पशन ली है दैट ऑल द मनी विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो वो पैसा वापस बैंक में गया। अब बैंक में जब पैसा गया तो बैंक को थोड़ी पता है कि ये वही 100 रुपए हैं। ओके। अभिनव, हमने ये बोला कि जब फर्स्ट टाइम पे आरबीआई के पास 100 रुपए थे, तो उसने 100 रुपए को कहीं मार्केट में डाला, जिसकी इनकम हुई, और जिसकी इनकम हुई उसने बैंक में आपका 100 रुपीज डिपॉजिट कर दिया। उस 100 रुपीज में से सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम बोलते हैं, वो आपका 10% था। तो 100 रुपए में से 10 रुपए जो है वो सीआरआर में रख दिया गया। रिमेनिंग बचे हुए 90 रुपीज को XYZ को लोन पे दे दिया। अब जो XYZ को लोन पे दिया, एज पर अजम्पशन नंबर 1, उसको वो पैसा बैंक में ही रखना है, उसको वो पैसा कहीं और नहीं दे सकता। तो इन दैट केस वो पैसा भी बैंक में गया। तो सेकंड टाइम जब मार्केट में पैसा बैंक में आया तो कितना आया? 90 रुपीज। अब क्लियर है? अभिनव, इज इट क्लियर ना? ओके। तो ये जो 90 रुपीज है, ये बैंक के हिसाब से तो जो है, ये उसके पास, उसको पता नहीं है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, वही वाला है या डिफरेंट है। तो उसमें से वो फिर से क्या करता है कि बैंक के पास कितना पैसा आ गया? 90 रुपीज आ गया। वो 90 रुपीज में से कितना सीआरआर बना देगा? 9 रुपए का। और लोन में कितना ट्रांसफर कर देगा? बचा हुआ 81 रुपीज। अब ये 81 वापस किसी का एक्सपेंस हुआ। जब वापस एक्सपेंस हुआ तो वापस घूम के वो बैंक में आ गया। इसमें से फिर उसने सीआरआर निकाला 8.1 का, एंड कितना रिमेनिंग बचा? 72.9। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे चलता चला जाएगा, या ये प्रोसेस जो होगा तब तक चल जाएगा जब तक वैल्यूज बहुत ही ज्यादा नॉमिनल और निग्लेजिबल नहीं हो जाती। ठीक है। इसके थ्रू अगर हम निकालें तो हमारे पास इसका टोटल आएगा 1000। सेंट्रल बैंक का टोटल आएगा 100, एंड लोन कितने जनरेट हो गए? 900। जो ये सारे डिपॉजिट्स हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सो योर प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द वन जो आरबीआई ने इशू कर रखा है, एंड आरबीआई के इशू करने के बाद से जो जो पैसा आपका वही रिपीट होके आ रहा है, उन सारे डिपॉजिट्स को हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। इकोनॉमी में एक्चुअल में कैश कितना है गाइस? इकोनॉमी में एक्चुअल में कैश कितना है? 1000 रुपए है, 100 रुपए है, 900 रुपए है। जो आरबीआई का इशू करा हुआ कैश है वो कितना है? 100 रुपीज। तो इकोनॉमी में आपका 100 रुपीज का एक्चुअल में कैश है। अगर इकोनॉमी में आज की डेट में लोगों को क्या लग रहा है कि टोटल पैसा कितना है? लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल पैसा कितना है? 1000।
अगर सारे के सारे लोग पैसा मांगने चले जाएं तो क्या सारे के सारे लोगों को पैसा मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे लोग पैसा मांगने चले गए तो इन दैट केस इकोनॉमी के पास का इतना कैश है ही नहीं। इकोनॉमी के पास तो कैश तो 100 ही है। उनको ये पता है कि जी रविंदर जो है उसके पास 100 रुपए है, बट वो मांगने सिर्फ 4-5 रुपए आएगा, क्योंकि एक बार में उसको 100 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुष है, आयुष मांगने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 रुपए आएगा खर्चे के लिए। आपका दिशा है, दिशा मांगने आएगी सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए 1 रुपए की, भाई मेरे को डेली बेसिस के खर्चे करने हैं। कोई बंदा ज्यादा मांगने आ भी जाएगा तो 10 रुपए मांगने आ जाएगा। और वो वाला पैसा जो मांगने आ रहा है वो भी तो घूम फिर के बैंक में ही जा रहा है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो एंट्री काटनी है। एंट्री के लिए तो कितना भी आ जाए बंदा, एंट्री काटने में क्या प्रॉब्लम, इधर से माइनस करनी है उधर पर प्लस करनी है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जब वो मांगने आया और मांगने आके उसने कैश अपने घर पे रख लिया, उसने आगे नहीं लिया। सो टोटल परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ 1000, तो कमर्शियल बैंक्स ने, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कमर्शियल बैंक्स ने कितने टाइम्स, कितने गुना मार्केट में एक्चुअल परचेजिंग पावर को लोगों की बढ़ा दिया? 10 टाइम्स। तो मार्केट के अंदर आप देखो तो पैसा 100 रुपए ही है, बट कमर्शियल बैंक्स ने उस 100 रुपए को 1000 रुपए के हिसाब से बना के लोगों को कहा कि आपके पास 1000 रुपए के हिसाब से हो सकता है, आप 1000 रुपए के हिसाब से यूजेबिलिटी कर सकते हो। क्लियर? अब ये 1000 रुपए मैंने कैसे निकाला, 900 रुपए कैसे निकाला? ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला होता है 1/CRR, that is 1/10 into 100 is equals to 10 times। जो भी हमारा 1/CRR होता है, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएटर, कि हाउ मच ऑफ द क्रेडिट इज बीइंग क्रिएटेड इन द मार्केट, कितना क्रेडिट है जो मार्केट के अंदर क्रेडिट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे आपका 100 वही रुपये आ जाएगा जो कि आपका आरबीआई ने इशू करा था। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने जो 100 रुपीज इशू करा, सेंट्रल बैंक के पास ही वो पैसा पड़ा रह गया, बैंक तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स में प्लस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा बैंक में, जो भी प्लस करेगा जो भी माइनस करेगा वो कहाँ पे करेगा? बैंक्स में करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, वेयर द 100 rupees issued by the central bank gives the actual purchasing power of 1000 rupees। so 900 rupees का परचेजिंग पावर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक ने मार्केट में एक्स्ट्रा क्रेडिट क्रिएट कर दिया 900 रुपीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो इसका आंसर शुड बी समथिंग लाइक definition: credit creation is a function of commercial bank through which it generates money into the economy, and credit creation multiplies the availability of money into the economy, that's why it is called as factories of credit। तो देखो हमने दो assumption ली। फर्स्ट assumption थी हमारी that all the banking units will be taken as a single banking unit। गाइस आपको रीजन यहाँ समझ में आ गया होगा कि क्यों सारी की सारी बैंकिंग यूनिट्स को सिंगल बैंकिंग यूनिट्स लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी बैंकिंग यूनिट्स जो होंगी वो आपका एक ही तरीके से काम कर रही हैं और वो इकोनॉमी में एक ही बैंक को मान के चला जा रहा है, जिससे कि हमको ये ना लगे कि पैसा मार्केट में आ गया। एंड ऑल द लोन्स ग्रांटेड विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब जो भी लोन दिए या पैसा दिए वो सारा बैंक के पास रहेगा, वो बाहर कैश निकाल के यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक आपका इसी तरीके से एक वो बनाया, शेड्यूल बनाया, मनी मल्टीप्लायर। 1/LRR बोल दो, CRR बोल दो, उसका एक ही मतलब है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप इसको LRR भी बोल सकते हो और यहाँ पे इसको आप CRR भी बोल सकते हो। ओके,
एंड उसके बाद मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एंड 5 टाइम्स। तो हमने ये क्वेश्चन में दिया 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे हमने जो CRR है उसको 20% ले रखा है। तो CRR 20% है तो वो 5 टाइम्स आया है। क्यों? 1/20 × 100 दैट इज 5 टाइम्स। तो 100 रुपए के 500 बन गए, लोन 400 का दे दिया गया और कैश रिजर्व वही 100 रुपए के। इसका क्वेश्चन एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर, जो है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको 6 नंबर का ही आंसर डाल। डेफिनेशन, शेड्यूल, एक्सप्लेनेशंस, assumptions, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एंड कंक्लूजन। स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मार्क्स का आपका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन नहीं। किसी को डाउट इसके अंदर गाइस? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को बता दो कि किस किस को डाउट है इसके अंदर। ओके, गॉट इट। सो अब एक चीज बताओ गाइस कि हमारा आज की डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा स्लो डाउन चल रहा है या फास्ट इकोनॉमी चल रही है? स्लो इकोनॉमी चल रही है। जब स्लो इकोनॉमी चल रही है तो मार्केट को फास्ट करने के लिए हमको मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? अभिनव ये टेबल नहीं समझ में आई। ओके, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको। इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारा लास्ट क्लास में ही हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने जो CRR है वो डिक्रीज करा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे मानता हूँ, मैं तो एक बहुत मेजर शिफ्ट ला रहा हूँ, ठीक है। सोचो यहाँ पे पहले 10% था, 10% की वजह से जो आपका ये अमाउंट बना था, ये बना था 1/10 × 100, 10 टाइम्स, 10,000 करोड़, ठीक है। तो मतलब कि जब आपका 10% गवर्नमेंट ने बोल रखा था तो आपका 1,000 करोड़ की परचेजिंग के बराबर में आपकी वैल्यू थी। अब सोचो आपका गवर्नमेंट ने उसको सिर्फ और सिर्फ 1% से कम कर दिया। इसको CRR को कुछ नहीं चेंज करा, ना मार्केट में वैल्यू चेंज करी, ना बैंकिंग का स्ट्रक्चर चेंज करा, कुछ भी नहीं चेंज करा। सिर्फ उसने बोल दिया जी आप जो मेरे पास 10% पैसा डिपॉजिट कराते हो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ 9% पैसा डिपॉजिट करो। तो मतलब उसने क्या कहा कि एक्चुअली में आप सिर्फ 1 रुपए कम डिपॉजिट कराना, मुझे कोई मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए कम डिपॉजिट कराना, 90 मेरे पास रहने चाहिए। बट उसने एक्चुअली में देखो मार्केट में कितने परसेंट, 11.1 टाइम, 1110 करोड़, 110 करोड़ रुपए ओनली थ्रू इंक्रीज इन परचेज पावर। सो सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन कि आप मुझे, ठीक है, थोड़ा सा कम आप मुझे को क्रेडिट रेशन रखवा देना, तो उन्होंने सीधा सीधा 110 करोड़ रुपए से परचेजिंग पावर इकोनॉमी में बढ़ा दी। अब जिन लोगों के पास पैसा पड़ा था या जहां पे भी पड़ा था वो परचेजिंग पावर बढ़ गई, एक्स्ट्रा पैसा उनके पास आ गया, तो मार्केट में उस चीज को परचेज पावर बढ़ा देंगे, परचेजिंग बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमी में कम ज्यादा करके, प्लस माइनस करके आपका परचेजिंग पावर 1000 पहले था करोड़, 1110 करोड़ 9% CRR के साथ हो गया। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ? ड्यू टू 1% डिक्रीज इन CRR may leads to increase in your this one, the increase in due to decrease in CRR by 1%,
increase in purchasing power by 110 crores. दिशा क्लियर है? Okay. गाइस ये आप में से कितने लोग हैं जो फोन से देख रहे हैं? फोन से कितने लोग देख रहे हैं? हर्षित और कोई है जो फोन से देखता है? अभिनव और कोई जो फोन से देख रहा है गाइस? बेटा बता दो ना, फोन नहीं लेने आ रहा आपका, बट कोई और है जो फोन से देख रहा है? ओके, सो आप भी दोनों जो है ना, प्लीज कंप्यूटर या लैपटॉप से देखने का थोड़ा ट्राई करो, क्योंकि उसमें ड्रॉप आउट रेशियो आपका बहुत कम रहेगा। फोन में आपका ड्रॉप आउट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर लैपटॉप या डेस्कटॉप। ठीक है, तो अगर आप फ़ोन के थ्रू करोगे तो बीच बीच में हो सकता है आपको आवाज़ कट जाए या नेटवर्क इशू आ जाए। तो ट्राई टू कनेक्ट थ्रू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। और जिनका बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है वो प्लीज़ नेट ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपके नेट का ज़्यादा इशू ना आए। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ड्रॉप इन ड्रॉप आउट होगे तो उसकी वजह से आपको समझने में भी थोड़ा सा कम आए। ठीक है। ओके, ठीक है फिर। तो गाइस ये आपको समझ में आया कि आपका इकोनॉमी में सिर्फ 1% सीआरआर डिक्रीज से, सोचो ये तो मैंने बहुत छोटी सी वैल्यू ली है, अगर 10 लाख करोड़ की वैल्यू होती तो 110, सॉरी 1.1 लाख करोड़ का फर्क आ जाता सिर्फ और सिर्फ वन बेसिक पॉइंट डिक्रीज से। तो इस तरीके से हम क्रेडिट क्रिएशन को मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। करंट रेट ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास होगा। ठीक है, 50 पैसे ऊपर नीचे। बट आपका एसएलआर का भी 4.5% के आसपास होगा और आपका सीआरआर का भी 4.5% के आसपास होगा। और जब इकोनॉमी में जरूरत पड़ती है तो ये आपको उसको डिक्रीज कर देते हैं, जब इन्फ्लेशन आती है तो ये आपको उसी चीज को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके फाइन, तो आप ऐसा करो गाइस, आप एक बार ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पिछले पिछले वाले पेज पे आपका डेफिनेशन है। आप लोग पेन पेपर ले लो और पेन पेपर लेके मेरे को आंसर लिख के दिखाओ। मेरे को सबके आंसर्स चाहिए, ग्रुप में जितने भी लोग हैं खींच के व्हाट्सएप पे उसकी कॉपी भेजना जैसे ये हो जाए आपका ग्रुप पे। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपको अच्छा सा आंसर फ्रेम करके 6 मार्क्स का आंसर फ्रेम करके वो लिख के दिखाना। The question is, credit creation is a function of commercial bank through which it generates money into the economy. ठीक है, it's also known as क्या कहते हैं the factories of credit. उसके बाद दो assumptions. Assumptions are, first, all the banking units will be taken as a single banking unit, and second, all the bank or the loan generated by the banks are in the form of demand deposits. उसके बाद आपका कि आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आपने टेबल बनाया, टेबल के बाद में आपने क्रेडिट क्रिएशन या मनी मनी मल्टीप्लायर के बारे में बताया। उसके बाद उसके ऊपर टेबल को एक्सप्लेन करा एंड लास्ट में आपने बताया कि जितनी ज़्यादा एलआरआर की वैल्यू जो होती है वो कम होती चली जाती है, मल्टीप्लायर जो होता है उतना ही ज़्यादा होता चला जाता है। सिंपल 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके लिए गाइज मैं आपको जो है 12 मिनट दे रहा हूँ। टाइम स्टार्ट 5:04 पे आपका टाइम स्टार्ट हुआ है। आपको अभी के लिए चाहे आप देख के लिख लो, बट मुझे आंसर बिल्कुल सेम नहीं चाहिए जो मैंने लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल मुझे बिल्कुल सेम नहीं चाहिए जो मैंने लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएट होना चाहिए, क्वेश्चन डिफरेंशिएट होना चाहिए, फॉर्मेटिंग डिफरेंशिएट होनी चाहिए।
5 हो रहे हैं मेरे पास, मेरे को 515 570 तक आपके सारे क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप पे चाहिए। तो गाइज प्लीज फास्ट अप, जल्दी से इसको करो और मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू लिख के दिखाओ। हमारे ग्रुप में इस टाइम पे 17 स्टूडेंट्स हैं। आई वांट इट फ्रॉम एवरीवन। जिसका जितनी जल्दी हो जाए उतना मेरे को जल्दी से दिखाओ उसको लिख के। 17 ग्रुप्स में चाहिए मेरे को। क्लियर गाइज? क्वेश्चन इज, नहीं प्रेम सब कुछ कॉपी नहीं करना, मेरे को 6 मार्क्स का आंसर चाहिए आपकी लैंग्वेज में। यू कैन टेक द हिंट फ्रॉम नोट्स, बट मेरे को आपकी लैंग्वेज में चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज चेप दो। ठीक है अभिनव, हमको क्रेडिट क्रिएशन का आंसर 6 मार्क्स के हिसाब से लिख करके दिखाना है। हर्षित क्वेश्चन इज, क्रेडिट क्रिएशन 6 मार्क्स के हिसाब से लिख के फोटो खींच के आप ग्रुप में भेज दो। 12 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ। 5-5 पे आपका स्टार्टअप हुआ। मेरे को बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए, आप सोचो बुक की लैंग्वेज दो, मुझे आंसर सही चाहिए। और एक और जो हमारे पुराने गाइज हैं बच्चे हैं उनको पता है, मुझे अगर पसंद आए ऐसा लिख के दिखाओ। जरूरी नहीं है कि मेरे नोट्स में लिखा हो या बुक में लिखा हो वही पसंद आएगा। योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी गुड। आयुष, थोड़ी राइटिंग प्लीज अच्छी रख के चलना, और थोड़ा सा ये सोच के चलना कि राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो मेरे को 16 के चाहिए सारे के सारे। ओके फर्स्ट गाइस, 12 मिनट्स हैं आपके पास। गाइस फास्ट। ओके तो ये आपने मेरे को भेजा, अभी नहीं भेजा, किसी ने भी नहीं भेजा। जल्दी गाइस। बेटा नॉट पे नहीं क्लिक करना, डन का मतलब डन वाले पे क्लिक करो, नॉट का तो नॉट पे क्यों क्लिक कर रहे हो? हर्षित मेरे को भेजोगे तब तो पता चलेगा ना कि क्या क्या होना चाहिए। अब आप भेजे ही नहीं अभी तक आपने, तो कैसे पता चलेगा मुझे क्या क्या होना चाहिए? मेरे को व्हाट्सएप आप भेजोगे तो पता चलेगा मेरे को। ओके गाइस टाइम अप, प्लीज सेंड मी। गाइस टाइम अप, हो गया आपका 12-13 मिनट्स हो गए। ओके प्रेम ने भेजा।
Physical options, my multiplier. हाँ, सेम ठीक है। थोड़ा सा बस, थोड़ा फॉर्मेट इसका थोड़ा सा और बेटर होगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। कंटेंट ठीक है बाकी का। एनिमल एल्स? आयुष, सोनाक्षी, मयंक, अभिनव, आयुष, अनीता थोड़ा सा बेटा राइटिंग बेटर करो। टेबल के टोटल वाले में ना प्रेम वो चीज़ आएगी, आपका जो 1/LRR है ना, जैसे 1/आपने 5% लिया तो 1/5% जो हो गया वो आपका कितना हो गया, 1/5% आप करते हो तो वो आपका हो गया 1/5 × 100 20 टाइम्स। तो जो भी आपने इनिशियल लिया है उसका 20 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, तो वो उसका आ जाएगा। और जो CRR होता है उसमें कैश रिजर्व वाला ही आ जाता है, जितना कैश होता है, और लोन में उनका डिफरेंस आ जाता है। ओके, अनीता परफेक्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तान्या ठीक है। अजित बहुत छोटा आंसर है, आंसर थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, बहुत आपने छोटा आंसर लिखा है। 400 कहाँ पे बात कर रहे हो, कहाँ पे बात कर रहे हो, आपके क्वेश्चन में या कहाँ पे? मैं देखो ये वाला, आप देखो ना मेरा वाला, जो मेरा वाला था इसके अंदर हमने 100 रुपये लिया यहाँ पे, ठीक है। हमने ये देखा कि 10 टाइम्स रेशो बन रही है। जो 10 टाइम्स रेशो बन रही है तो वो 10 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि 100 के 1000 हो गए। अब जो ये 10 है, ये 10 का भी 10 टाइम्स कर दो, और ये 90 का भी 10 टाइम्स कर दो। तो जितना आपका इनिशियल वाला जो था, उस इनिशियल वाले के सबके कर दो 10 10 टाइम्स। नहीं ताने, लेंथ ठीक है, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपका 1.5 से 2 पेज की आपकी लेंथ रहेगी, उससे ज़्यादा बड़ी इसकी लेंथ नहीं करनी। और हर्षित आप कह रहे हो कि आपको समझ नहीं आया, तो हर्षित देखो चाहिए, ये वाला आपका क्वेश्चन था, इसमें डेफिनेशन हो गई, अजम्पशंस हो गई, उसके बाद LRR के बारे में थोड़ा सा बताया, उसके बाद टेबल हो गया, टेबल का एक्सप्लेनेशन हो गया, एंड लास्ट में LRR को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जो ये आपने कंटेंट दिया। दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेशन जो हमको लिखनी थी, ठीक है। मेरे पास 3 बच्चों का आंसर आया है अभी तक, मोस्ट प्रोबेबली सबका ठीक था। सोनाक्षी ने भी भेजा, अ, सोनाक्षी, हाँ ठीक है सोनाक्षी। आयुष, आपकी प्रेजेंटेशन बेटर है, आपका भी ठीक है। दिशा छोटा आंसर है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और चाहिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली सबके आंसर्स ठीक हैं, ठीक है। ग्रुप में आप देखना कि और भी बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं, थोड़ा सा उनके आंसर्स को देखना किस तरीके से लिखा गया है। हम आज यहाँ तक करते हैं, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, एंड इस संडे को हमारा जो टेस्ट है वो आपका मनी बैंकिंग दोनों चैप्टर्स का टेस्ट है, ठीक है गाइज। ओके, तो आज यहाँ तक करते हैं गाइज, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, एंड संडे का टेस्ट प्लीज सारे के सारे सही ढंग से देना। ओके, बाय एवरीवन।